Assalamu alaikum. So let's start with next topic. It's angular momentum. And what is meant by angular momentum? It is basically equivalent to linear momentum. In kinematics, angular momentum is for angular motion, circular motion. So let's consider we have an object moving in a circle. For example, the object is at this position and its distance from axis of rotation is r and its velocity, or you can say mass into velocity, momentum is along in this direction, and this is angle between P and R. So L is equal to R cross P is the definition of angular momentum, which can be written as RP sin theta n unit vector, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो that will be RP sin theta. और इसको अब आप डिफरेंट सिनेरियोज में देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम होगी. हमें पता है कि जब भी वेक्टर प्रोडक्ट आए तो उसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं. राइट हैंड रूल क्या है कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में जाएं और इस तरह जाएंगे स्मॉलेस्ट एंगल में. तो जब आप फिंगर्स कर्ल कर लेंगे तो आपका थंब जो है वो प्रोडक्ट जो कि इस केस में एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा. नाउ कंसीडर सम सिनेरियोस कि थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री हो, कि आर और जो पी है वो परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगी L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 विच इज 1. और P क्या होता है एम वी. तो L किसके इक्वल आ गया एम वी आर. So this is the formula usually used for orbital momentum. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है. ये ऑर्बिटल ओ क्यों कहा गया ये हम ये आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर और यहाँ पे एम वी आर में एम मैस है, वी वेलोसिटी है जो कि मोमेंटम को सिंप्लीफाई करके आपको मिला है. अब इसको अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शक्ल में लाना चाहूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन है और हम एम की जगह ज़्यादा आई में इंटरेस्टेड है, तो एम वी सॉरी एम आर और वी की जगह क्या आ सकता है आर ओमेगा. वी नो अबाउट दिस रिलेशन that v is equal to r omega. This is a relationship of translational velocity with rotational velocity. So that will be mr square omega. और mr square क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज l is equal to I omega. अब ये एक जनरल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. अब अगर तो ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट, तो दैट विल बी L इज इक्वल टू आई ओमेगा. और ये जो ऑर्बिट जो भी शेप बना रहा होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अर्थ ले लें और यहाँ पे हम सन ले लें, तो ये कौन सी शक्ल बन रही है. दैट इज अ हुप. हुप क्या होता है कि जिसके बाकी स्पेस हो, तो और हुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर के. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन पुट इन द रेलिवेंट वैल्यू. और ओमेगा के लिए हम जो वैल्यू यूज करते हैं दैट इज 2 पाई बाई टी एंड टी इज द टाइम पीरियड. तो ये फॉर्मूलाज आपको प्लेनेट के टाइम पीरियड के साथ रिलेशन भी देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम प्लेनेट इज डिफाइंड. इसी तरह एक दूसरा जो मोमेंटम है
जो अगेन रोटेशन की वजह से है, लेकिन वो अराउंड इट्स ओन एक्सिस है, जिसे हम स्पिन कहते हैं। तो अब वो भी जाहिर बात है रोटेशनल इफेक्ट है, तो उसको फिर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। द सेकंड टाइप, जिसकी वजह से मैंने पहले कहा था कि एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमने बाद में एल एस भी डिफाइन करना है। सो एल एस भी अगेन आई ओमेगा होगा। अब आई बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि वो किस शेप का है। अब ऑब्जेक्ट अगर इस तरह घूम रहा है तो वो कौन सी शेप बना रहा है, और वो जो शेप बना रहा है उस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। अभी हम मजीद इस पर डिस्कस भी करते हैं, बल्कि मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो डिफरेंट शेप्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनकी शेप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की शेप रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हूप है, सॉलिड डिस्क है, फॉर एग्जांपल आपके पास हूप है, हूप इज अ सर्कुलर शेप, hollow inside, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I is equal to mr square, where r is the radius। इसी तरह अगर आपके पास डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है which is same like hoop but it's filled from inside, उसमें कोई गैप नहीं होगा, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा दैट इज हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हूप। देन द इम्पोर्टेंट shape known as a sphere 3D, फॉर एग्जांपल अर्थ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2/5 mr स्क्वायर। सिमिलरली आप बुक में देखेंगे देयर इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोड, spherical shell and some other stuff as well, so depend upon कि which shape is there, आप उसको दर्ज करेंगे और वहां से आप उसका रेलिवेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इसे कंपेयर करें तो एल की जगह पी, ऑर्बिटल की जगह एंगुलर मोमेंटम, आई की जगह एम और वी की जगह। सो ये इसका एज इक्विवेलेंट है जैसे कि हम बाकी फॉर्मूलाज देख रहे हैं। अच्छा, इसका फिर एक और इक्विवेलेंट भी देखना चाहिए। हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू होती है dp by dt, applied force is equal to rate of change of momentum, this is न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो क्या हम एंगुलर मोमेंटम की टर्म में भी लिख सकते हैं? दैट कुड बी अ गुड क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं L विच इज इक्वल टू R क्रॉस P, इसका डेरिवेटिव लेके और इसका डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि क्या आता है, लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं या डेरिवेटिव ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे। dl ओवर dt, ये बेसिकली क्या आपका rate of change of angular momentum which is right hand side equivalent here, so dr over dt, p वैसे ही प्लस dp over dt, I am considering कि it's not, but I should not consider it क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, सो वी शुड बी केयरफुल कि आप पोजीशन ना चेंज करें। अब dr over dt क्या होता है? दैट इज वेलोसिटी, और dp over dt क्या है? ये भी हमने ऊपर देखा, दैट इज फोर्स, एंड दैट इज dl over dt। अब r क्रॉस f किसकी डेफिनेशन है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टार्क। और v क्रॉस p बेसिकली क्या होगा? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, v क्रॉस p क्या है आपके पास? mv एंड dl over dt। अब सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। इधर से भी देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन है वेलोसिटी की भी और मोमेंटम की, सो लिहाजा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, पैरेलल के लिए जीरो होता है। सो t इज इक्वल टू dl over dt, सो दिस इज इन इक्विवेलेंट टू दिस, force is applied torque, p is
L. So this handsomely comes out to be equivalent to what we have known previously. And this is for moment of inertia of different shapes. Now let's discuss the units of angular momentum. The unit of angular momentum is joule second, which you can prove as it is done in your textbook. How you can prove it? There could be many ways. Let's suppose we take this form RMV. Yeah, MVR. So it's kilogram meter per second, and this is meter. So that will be kilogram meter square per second. And if you recall joule, the joule is kilogram meter square per second square by the formula W is equal to FD. So you need a second here. Basically, you need a more than a second, by the way. So you multiply and divide by a second. So this becomes joule. And since you have multiplied as well, so this comes up here. So this is the unit for angular momentum. Okay, we just lightly discuss moment of inertia here. So let's discuss it in a bit of detail. So moment of inertia is given by I, and moment of inertia ही क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये इक्वल है एम आर स्क्वायर. और आपको पता है मैस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, और आर के साथ आना हम उसे मूवमेंट से डिफाइन करते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टार्क. इसका यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर. इट्स अ यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. देयर इज अ वेरी फेमस फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम में. इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? एफ की जगह टाउ, एम की जगह आई, एंड ए की जगह अल्फा. दिस इज फ्रॉम बेसिकली जहां से डेफिनेशन आती है. हम इसको प्रूव करते हैं कि ऐसे ही होता है कि नहीं. तो एफ इज इक्वल टू एम में, और ए की जगह अगर सर्कुलर मोशन में जाएं तो आता है आर अल्फा. एम हम कुछ नहीं कर रहे, और टाउ की जगह आर है. तो ये आर एंड दिस आर बेसिकली सॉरी, ये एफ इज इक्वल टू, ये जस्ट हमने वैल्यू दर्ज की है, और एफ की जगह हमने टाउ लाना है. सो टाउ इज इक्वल टू होता है आर एफ. सो लिहाजा एफ की जगह आ सकता है टाउ इज ओवर आर, यानी कीमत दर्ज करेंगे जिसे कहते हैं. ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा. सो अगर हम इसे कंपेयर करें इस फॉर्मूले से, तो टाउ की जगह एफ आ गया, अल्फा की जगह ए की जगह अल्फा आ गया. तो जो कुछ रह गया है वो बेसिकली किसकी जगह आएगा? आई की जगह. सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. यहाँ से बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तारीफ बनती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी के लिए भी उसे आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं. और नेक्स्ट आपकी बुक में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. देन देयर कम्स एन इंपॉर्टेंट थ्योरम known as parallel axis theorem. What does this say? So what does this theorem say? Parallel axis theorem. Parallel axis theorem says कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ऑब्जेक्ट जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एट सेंटर ऑफ मास. Center of mass is a point where all the mass seems to be at held. और आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाह रहे हैं किसी और जगह पर, जो कि उस सेंटर ऑफ मास से डी डिस्टेंस के फासले पे वाक़या है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मुताबिक वो जो आपका न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो जो फासला है उसको स्केयर करेंगे. और ज़्यादा डिमेंशन आपको पता है सेम करनी है. दो सेम डिमेंशनल क्वांटिटीज ऐड होती हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर. सो देयर इज डी स्क्वायर एंड देन देयर इज एम. आप इसको इस तरह याद भी रख सकते हैं. सो यू विल गेट द
moment of inertia in a newer place. So this is the definition of parallel axis theorem. In words which would be the moment of inertia of a rigid body about an axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis passing through the center of mass, this line, plus product of the mass of the body and the distance between the two axes. This is known as parallel axis theorem. Now let's prove it. So consider आपके पास ये एक rigid body है जिसके यहाँ पे एक C के थ्रू एक्सिस पास हो रहा है और एक P के थ्रू एक्सिस पास हो रहा है, और इसका जो फासला है वो जो D है, यहाँ पे भी मेंशन है और यहाँ पे भी। अब इसको अगर हम कंपोनेंट में रिजोल्व करें, ये लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास mi है और ये उसका इसका फासला ri है। सो दिस D is the distance between two axes r is the distance between mass and center of distance between mass I कोई भी पार्टिकल हो सकता है 1 2 3 4 एंड सेंटर ऑफ मास, एंड जो दूसरा पॉइंट है उसका जो फासला है वो आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ मास की सिंपल तारीफ लिखें वो क्या होती है, x center of mass is equal to sum of all masses into positions where I runs from 1 to n over sum of all masses. So this is the definition of simple center of mass कि अगर आपने निकालना तो आप हर पॉइंट पे मैस और पोजीशन का प्रोडक्ट लेके मैस के तमाम सम से डिवाइड करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा। इसी तरह वाई निकालने के लिए आप वाई पे सारी अप्लाई कर देंगे पॉलिसी। So this is how you can determine the y component of center of mass. अब अगर हम सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, जो कि आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए जरूरी है, तो सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास विच इज सम ऑफ ऑल masses क्योंकि रिजिड बॉडी है, एंड देन द रेडियस। अब रेडियस क्या है सेंटर ऑफ मास से, दैट इज आर, सो आर आई स्क्वायर। और अगर इस आई ऑब्जेक्ट के लिए लिखें ये जो है पी के लिहाज से, तो दैट विल बी सिग्मा एम आई विथ स्मॉल आर आई स्क्वायर क्योंकि उसका फासला उससे स्मॉल आया। नाउ वी हैव दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पे बनाए, सो we have this to be equal to theta, this to be equal to ri, sorry capital ri, this is the ith mass जिसका mass mi है, और this is ri and this is d। तो अगर आपको किसी भी सिनेरियो में दो साइड्स और एक एंगल दिया जाए और आपको थर्ड साइड के बारे में पूछा जाए जो कि यहाँ पे ये अननोन है, तो आप क्या करते हैं, we use law of cosines which says कि r I square is unknown, ri square is known, d square is known, and then the law of cosines stuff. So this is law of cosines for this certain scenario जिसमें d और r हमें मालूम है कैपिटल और हमने स्मॉल r मालूम करना है। अब इसमें हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर हम इसे आर आई ही लिखें, इसे आर आई ही लिखें, इसे डी स्क्वायर लिखें माइनस टू डी। अब मैं अगर इसको देखूं आर आई कोस थीटा, आर आई कोस थीटा, तो ये क्या बनेगा, इसका एक्स कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसको मैं आसानी के लिए क्या लिख लेता हूँ, एक्स आई। एक्स आई इज बेसिकली द एक्स कंपोनेंट ऑफ ith पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। इसको आप फॉर्मूले में दर्ज कर दें, किस फॉर्मूले में, ये वाले। सो आई is equal to sigma mi
और आर स्केयर की जगह ये वैल्यूज आ जाएंगी, आर आई स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2d एक्स आई, इसे मल्टीप्लाई कर लें, सिग्मा एम एक्स आई। ये क्या है, इसको भी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तमाम जो मास का सम है दैट विल बी एम, दैट विल बी डी स्केयर, और ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो जाता है। लेकिन ये चीज क्या है, इसको अगर आप कंपेयर करें इसके साथ, इसके साथ, और कंसीडर करें कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो रीजन है, टेकिंग सेंटर ऑफ मास टू बी रीजन, एक्स सेंटर ऑफ मास टू बी 0, और वो किस तरह डिफाइन होता है, सिग्मा एम आई एक्स आई ओवर सिग्मा एम आई। तो इधर से अगर आप कंपेयर करें तो सिग्मा एम आई किसके इक्वल है, 0 के, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी अगर हम सेंटर ऑफ मास को रीजन लेते हैं तो, और सेंटर ऑफ मास रीजन ही लेंगे तो आपके पास ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाएगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास रीजन नहीं है तो यहाँ पे फिर एक टर्म जो है वो ऐड हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम।